नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि अभी जानते हैं कि टीजीटी मैथ्स का जो हमारा क्लास चल रहा है उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अभी समुच्चय के हमने अब तक 3 वीडियो जारी कर दिए हैं और इस क्लास में जो आज का हमारा क्लास है इसमें हम समुच्चय से संबंधित कुछ नई चीज़ों को देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, समुच्चय सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। समुच्चय सिद्धांत, ये चैप्टर का नाम है। सेट थ्योरी जिसे आप बोलते हैं। अब चूंकि अभी तक जो भी क्लासेस थी उसमें हमने अभी तक समुच्चय की डिफिनीशन को जाना था और समुच्चय के टाइप्स को जाना था, कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं, अलग अलग समुच्चय के प्रकार और अलग अलग कुछ जो चीज़ें थी उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थे। जैसे कि जब हम सबसेट देख रहे थे तो हमने नेचुरल नंबर को भी देखा, पूरे नंबर सिस्टम में जितने होते हैं रियल नंबर को देखा और रियल नंबर से रिलेटेड कितने उप समुच्चय निकलते हैं, ये सारी बातों को भी हमने देखा। दोस्तों, एक आखिरी जो समुच्चय का नाम है वो मैं आज कराने जा रहा हूं, तो उसका नाम है दोस्तों यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्या है? यूनिवर्सल सेट, यानी इसको कहते हैं सर्वात्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने अभी तक सबसेट एक चीज सुना था कि उप समुच्चय होता है। इस कंसेप्ट को आपने समझा था। उप समुच्चय के कंसेप्ट को मुझे पता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अधिसमुच्चय किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। तो जो अधिसमुच्चय होता है ना, यूनिवर्सल सेट दरअसल कुछ और नहीं, सिर्फ एक अधिसमुच्चय होता है। लेकिन इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ खास बातों पर निर्भर करता है, कुछ इसके लिए खास तरह की इसकी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम यूनिवर्सल सेट बताते हैं। जैसे अगर इसको एक बात और है कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप ध्यान में दीजिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यू है और यू एक सेट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ए ई आई ओ यू एक्स वाई जेड, विभिन्न चीज़ें हैं। अब इसके तमाम जो है सबसेट हो सकते हैं। जैसे एक सेट हो सकता है ए बराबर ए बी सी ए ई आई हो सकता है। एक मान लीजिए कोई सबसेट है इसका जिसमें एक्स वाई है। इस तरह से तमाम इसके सबसेट हो सकते हैं। तो और ये यू क्या है? यू इन सभी का अधिसमुच्चय है। ए और बी इसके क्या है? उप समुच्चय हैं। अब बात यह है कि ये यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि यू के अलावा और कोई नहीं है जो इसका स्थान ले सके। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस खास कंडीशन में हालांकि नहीं है जो मैंने एग्जांपल लिया। अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ ए से लेकर के जेड तक की सारी जितने भी अल्फाबेट आते हैं इंग्लिश में, वो चलिए इसी को ले लेते हैं, ए बी सी डी सो ऑन जेड तक। देखिए, क्या ये यूनिवर्सल नहीं है? यूनिवर्सल का मतलब क्या? सार्वत्रिक या सार्वभौमिक, जो सभी के लिए सत्य हो। तो अगर केवल अल्फाबेट के अक्षरों की बात की जाए तो उनके संदर्भ में, ठीक है, ये यू जो समुच्चय है, ये जो अधिसमुच्चय है अन्य सभी उप समुच्चयों का, ये क्या कहलाएगा? यह यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था जब हम वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे थे, ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर जब हमने इसका ऑपरेशन किया था तब क्या देखा था? रियल नंबर। तो रियल नंबर में देखिए परिमेय संख्याएं आती हैं और इंटीजर्स भी आते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। तो रियल नंबर यानी रियल नंबर अपने आप में क्या है? एक सर्वात्रिक समुच्चय है। रियल नंबर भी एक सर्वात्रिक समुच्चय है। उसी तरह से अगर परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी
सर्वात्रिक समुच्चय होती है, लेकिन किसके संदर्भ में? इंटीजर्स के, जेड के संदर्भ में। यानी जेड इज द सबसेट ऑफ क्यू। क्यों? क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आप जानते होंगे, 0 से लेकर के -1 -2 इनफाइनाइट तक, और +1 +2 +3 इनफाइनाइट तक, 0 को शामिल करते हुए वही होता है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो है सभी जितने हैं वो परिमेय संख्या में शामिल हैं। ठीक, तो इसलिए जो भी इंटीजर्स हैं वो सबसेट है क्यू की, इसलिए क्यू जो है सर्वात्रिक है जेड का, सर्वात्रिक समुच्चय है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और इसके बारे में आप इतना ही लिखिए कि सर्वात्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट वो सेट होते हैं जो किसी खास संदर्भ में अपने जितने भी इसके उप समुच्चय होते हैं उनका ये अधिसमुच्चय होता है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी सेट के प्रकार थे आपने देखा कि आपने नल सेट से शुरू किया था जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं था, और आपने फिर एकल सेट के बारे में पढ़ा जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट था। उसके बाद आपने इक्वल सेट पढ़ा जब दो समुच्चयों के सभी एलिमेंट्स बराबर होते हैं, मतलब नंबर में बराबर नहीं होते, मतलब कि दोनों एलिमेंट सेम टू सेम होते हैं दोनों सेटों में, तो उसको इक्वल सेट बोलते हैं। और उसके बाद सबसेट आपने पढ़ा, उसके बाद आपने ये यूनिवर्सल सेट पढ़ा। दोस्तों आज का हमारा जो उद्देश्य है वेन डायग्राम को सीखना। तो देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। अब वेन डायग्राम से एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक जॉन वेन ने वेन डायग्राम की खोज की, और इन्होंने किसी भी चीज को दर्शाने के लिए इन्होंने डायग्राम का सहारा लिया जिसका नाम वेन डायग्राम रखा गया। तो सेट थ्योरी के सिद्धांतों को समझने के लिए हम क्या करेंगे? वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए किस तरह से ये चीजें आती हैं, और वेन डायग्राम सीखने से पहले कुछ इसके नियम आप देख लीजिए। जैसे अगर दो समुच्चय हैं उनको अगर एक कर लिया जाए, यानी उनको सम्मिलित कर लिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पहला है समुच्चयों का सम्मिलन, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए बहुत सारे सेट हैं, और सेट को अगर एक सेट में अगर आप डाल दें तो वो क्या हो जाएगा? उसका यूनियन हो जाएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब संघ। ठीक है, संघ होता है। अब देखिए मान लीजिए, इसको उदाहरण से ही समझेंगे। मान लीजिए कोई सेट है ए में एलिमेंट है AEIOU। दूसरा सेट है बी में एलिमेंट्स हैं XYZ LPG Q इत्यादि। अब आपको पता करना है A यूनियन B का, मतलब इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन ऑफ सेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन का ये सिंबल है। अब देखिए, और लिखते कैसे हैं? A यूनियन B मतलब अब ये एक नया सेट बन जाएगा। A यूनियन B एक नया सेट बनेगा दोस्तों, और इसमें इसके सारे एलिमेंट शामिल होंगे, और इसके भी, मतलब सेट A के भी और सेट B के भी एलिमेंट शामिल होंगे A यूनियन B में। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसके सारे सेटों को लिखेंगे, इसके एलिमेंट को लिखेंगे A के, AEIOU, फिर लिखेंगे XYZ LPGQ। तब देखिए A यूनियन B क्या आ गया? A यूनियन B आ गया आपका AEIOU XYZ LPGQ, ये आ गया। और
ये है ए यूनियन बी। अब कुछ और उदाहरण लें, फिर आपको समझ में आएगी चीजें। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा ये हमने लंबा कर दिया। देखिए, अगर कहें कि ए बराबर है, कोई सेट है ए जिसमें है 1 3 5 7, और दूसरा सेट है बी बराबर जिसमें है 2 4 6 8। ठीक, इस तरह से दो सेट दिए हैं, हमें इनका यूनियन लिखना है। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से होगा ना। देखिए, इसके सारे एलिमेंट यहाँ लिख दिए, 1 3 5 7, और इसके सारे एलिमेंट 2 4 6 8। ए यूनियन बी तो ये है। अब अगर इसी चीज को हम ग्राफ मतलब वेन डायग्राम से दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए, अगर ए को वेन डायग्राम बनाना है तो हम बनाएंगे कुछ यूं। क्या ये चीजें आपको दिख रही है कि नहीं? मैं एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये दिख रहा है, बहुत अच्छा। यहीं तक दिख भी रहा, शायद यहीं तक दिख भी रहा है। यानी यहाँ मैं निशान लगा लेता हूँ, इसके इधर मैं नहीं लिखूंगा। अब देखिए, अगर सेट ए को हमने लिख दिया विजुअल फॉर्म में, यहाँ पर सेट ए, और दूसरा है सेट बी। ठीक है, सेट बी, दूसरा क्या है? सेट बी, दूसरा सेट बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इन दोनों का यूनियन अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और पूरा कलर कर देंगे इस तरह से। पूरा कलर करने का अब क्या मतलब हो गया? और ये जो नया सेट बना, ये क्या बना? ए यूनियन बी बन गया। यहाँ पर लिखेंगे भी ए यूनियन बी। ये दिख रहा है कि नहीं? मैं एक बार चेक कर लूँ नीचे है, क्योंकि ठीक है दिख रहा है। अब देखिए, इसको इस तरह से हम वेन डायग्राम में देख, तो ये ए था, ये बी था, और दोनों मिलकर के ए यूनियन बी को हमने इस तरह से दर्शा दिया। ठीक है, अब चलिए आगे भी देखते हैं कैसे कैसे इनका ऑपरेशन होता है और कैसे कैसे हम चीजों को देखते हैं। जो सम्मिलन की बातें हैं यूनियन ऑफसेट का, जो हम यूनियन निकालते हैं, ये किस किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए, कोई सेट है ए, इसका यूनियन है बी से, तो ये बराबर होगा, अगर कोई दूसरा सेट है, यही सेट है बी, बी यूनियन ए है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी ये दोनों जो है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेंगे। यानी क्रम चेंज हो जाए इससे कोई मतलब, जैसे होता है ना कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है ना, यानी 5 + 3 बराबर 3 + 5 होता है ना। केवल दोनों का क्रम बदला है, लेकिन दोनों की वैल्यू वही आएगी। यहाँ पर देखिए 5 + 3 है, इनका भी मान 8 आएगा, और यहाँ 3 + 5 इनका भी मान 8 आएगा। उसी तरह से जो आपका यूनियन है, ये भी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। यानी ए यूनियन बी, अगर जो चीज निकालेंगे आप, वही चीज बी यूनियन ए से भी आएगा। जैसे अगर आपने कोई सेट लिखा है ए बराबर 1 2, और बी सेट लिखा है, इसमें लिखा है 3 4, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 होगा ना। अच्छा, अगर ये चीज ऐसे है तो क्या बी बी यूनियन ए क्या होगा? बी यूनियन ए अगर निकालना होगा तो क्या होगा? तो यही तो होगा, 3 4 1 2, बात तो वही आई ना, 1 2 3 4 ही तो आएगा फिर, 1 2 3 4। तो यही चीज यहाँ पर भी आ गया। यानी ये जो है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है, एक पॉइंट ये। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, अगर तीन तीन समुच्चय आपको दिए गए हैं ए बी और सी, तो अगर ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो ये बराबर होगा ए यूनियन बी
यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए साहचर्य नियम है। जैसे हम कहते थे ना कि ए गुणे बी गुणे सी, इस तरह से ये बराबर ए गुणे बी गुणे सी गुणे सी, इस तरह से हमने साहचर्य नियम पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 है, ये बराबर 1 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 3 दूनी 6 होगा और 6 एकम 6, और यहाँ पे 1 दुआई 2 और यहाँ पे 3 है, 2 तिहाई 6, लास्ट में अंत में दोनों में 6 आ रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर भी इस तरह से क्रम चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है ये साहचर्य नियम को भी फॉलो करता है। अगर साहचर्य नियम को फॉलो कर रहा है दोस्तों, तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लें। ठीक, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे ही छोटा सा हम एक सेट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए बराबर है, क्या ये चीजें दिख रही हैं आपको, एक सेट है ए बराबर 1 2, बी बराबर है 2 3, और सी बराबर है 4 5, इस तरह से। तो सबसे पहले हम ये जो लेफ्ट हैंड जो हमारा लेफ्ट साइड में लिखा है उसको हम पहले मान निकालते हैं। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है बी यूनियन सी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी का मान निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास बी का मान दिया है 2 और 3, और सी के एलिमेंट है 3 और 5। तो बी यूनियन सी में क्या आएंगे, यानी बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 3, यानी बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट 4 और 5। ये क्या हो गया दोस्तों, बी यूनियन सी। अब हमें ये जो बी यूनियन सी एक सेट है, ये अपने आप में एक नया सेट है। ठीक है, ये एक नया सेट है। अब इस सेट में हमको एक ए से इसका यूनियन निकालना है। तो ए से इसका यूनियन निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ए यूनियन ब्रैकेट में यहां बनाएंगे बी यूनियन सी। अब ये बराबर हम ज्ञात करेंगे, यानी हमारे पास अब किसका किसके साथ करना है, एक तो हमारे पास जो सेट ए है ये है, और दूसरा सेट है बी यूनियन सी, ये इसका एलिमेंट ये। अब इन दोनों का आपस में यूनियन निकालना है। तो इन दोनों का निकालने के लिए इन दोनों एलिमेंट को एक साथ लिखना है। तो यहां पर हम करेंगे इस तरह से सेट लिखेंगे 1 2। देखिए क्योंकि कोई दोबारा जो है हम कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे देखिए 2 है लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 4 और 5। इस तरह से दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट, हमने जो ये सेट लिखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये एक सेट है। तो ये एक नया सेट हमने बनाया, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसका मान हमने इधर निकाल दिया। अब देखिए इन्हीं डेटा का प्रयोग करते हुए, ए बी और सी के डेटा का प्रयोग करते हुए हम जो राइट हैंड साइड में है उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक, एक बार इसको भी प्रूफ कर लिया जाए। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अगर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट वाले की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए देखिए ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, एक नया सेट बनेगा यानी ए और बी को मिला करके। तो देखिए ए और बी के एलिमेंट को मिला के लिखेंगे तो जाएगा 1 2 देखिए रिपीट हो रहा है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ 3 लिख दे रहे हैं। तो एक तो सेट ये बन गया ए यूनियन बी। ठीक, और दूसरा सेट है सी कितना है, 4 और 5 है। अब दूसरा हमारा क्या काम करना है कि ए यूनियन बी के साथ सी का यूनियन बनाना है, यानी ए यूनियन बी तो हमारे पास एक सेट है ही, इसका हमें सी के साथ बनाना है। तो ये बराबर क्या बन जाएगा, तो ये तो है इसके एलिमेंट को हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर है देखिए ए यूनियन बी का एलिमेंट लिखना है। तो
1 2 3 तो आएगा ही, साथ ही साथ क्या आएगा, सी का एलिमेंट आएगा, यानी 4 और 5 भी आएगा, 4 और 5 भी आएगा। अब देखिए क्या दोनों साइड का जो मैंने निकाला, देखिए इस साइड में जो ए यूनियन बी यूनियन सी था, इसका मान आया, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी ब्रैकेट लगाकर फिर यूनियन सी है, तो इनका जो मान हमने निकाला 1 2 3 4 5, सेम वही एलिमेंट आए इस सेट में जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन सी का यूनियन है अगर, तो ये बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगर कोई कहे कि ए यूनियन फाई ये बराबर क्या होगा, तो ए यूनियन फाई बराबर क्या होगा, तो ये सेट ए के बराबर ही होगा। क्यों होगा वो भी प्रूफ कर लीजिए। अब देखिए अगर मान लेते हैं ए बराबर है 1 2 3, ठीक, और फाई तो रिक्त समुच्चय होता है ना भाई, फाई तो रिक्त समुच्चय होता है, फाई में तो कुछ होता नहीं। अगर आप इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, यानी ए यूनियन फाई ये बराबर क्या आएगा, इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 आएंगे, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप सीधे यही लिख देंगे, सीधे आप यहीं पे क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। तो आया क्या, ये बराबर कितने के है, ये बराबर ए के बराबर ही तो है, बराबर आ गए ए, यानी ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, एक फार्मूला यहाँ से आ गया आपके पास। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, U से यूनियन करेंगे A का, तब क्या आएगा, तब दोस्तों U ही आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि U में सभी सारे एलिमेंट समाहित हैं। सर्वात्रिक का मतलब है क्योंकि A इसका सबसेट है, तो U में सारे इसके सारे एलिमेंट पहले से समाहित हैं, और उन एलिमेंट्स को हम जब लिखेंगे एक साथ करके तो रिपीट तो करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है आएगा U ही। इसको एक बार देख भी लीजिए, जैसे अगर U के अंदर है A B C से लेकर के Z तक मत लिखिए, समझने के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं A B C D, इतना ही है, ठीक है। और A में है कोई एलिमेंट B और C। अब बताइए A यूनियन B, सॉरी U यूनियन, ये U कैपिटल U है और यूनियन का साइन है ये A, ये सेट जो नया बनेगा वो बराबर क्या बनेगा, A B C D। देखिए B और C भी इसमें समाहित हैं, इनको रिपीट तो करना नहीं है, तो ये जो आया ये किसके बराबर है, ये U के बराबर ही तो आया, तो ये बराबर हो गया U। यानी अगर किसी सर्वात्रिक समुच्चय का किसी अन्य समुच्चय के साथ अगर हम उसका यूनियन करेंगे तो जो उसका यूनियन आएगा वो सर्वात्रिक समुच्चय के बराबर ही आएगा। ठीक, तो ये पॉइंट था दोस्तों। तो इसको बोलते हैं, इसको यू का नियम बोलते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों फार्मूले एज ए फार्मूला ये काम आता है, जब थोड़े बड़े सवाल आएंगे तो इसको हम उपयोग करेंगे। ठीक, तो इसे आप नोट कर लिया। तो अभी तो ये हो गया सम्मिलन की बात, यानी अगर दो चीज़ों को मिला करके एक में लिख देते हैं उसको सम्मिलन बोलते हैं। ठीक, अगर दो चीज़ें हैं, दो सेट हैं और उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो दोनों में है और कुछ किसी में नहीं है, यानी कॉमन है, तो उनको कैसे लिखेंगे।
तो उनको बोलते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन। ठीक है, इस यूनियन ऑफ सेट है और दूसरा हमारा पॉइंट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, देखिए सर्वनिष्ठ क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखिए पहली बात तो आप इसको डिनोट करना सीखिए, सर्वनिष्ठ को इस तरह से, जैसे हमने यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, तो सर्वनिष्ठ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टा उल्टा यू बना देंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन की साइन इसको बोलते हैं, ये साइन है, सिंबल है। अब करना क्या है, देखिए पहले समझ लेते हैं कि है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ए कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और कोई एलिमेंट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं आई जे सी डी के, इस तरह से एलिमेंट्स हैं। अब है क्या, अब जो यहाँ पर बनेगा, अगर ए और बी का हम सर्वनिष्ठ लेंगे तो सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इसको पढ़ेंगे इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी एक नया सेट होगा, उस सेट को देखिए ये बराबर क्या बनेगा। अब यहाँ पर हम उन एलिमेंट्स को लेंगे दोस्तों जो दोनों सेट में मौजूद है। तो देखिए क्या ए इसमें है, नहीं है, बी है, नहीं है, सी है, हाँ सी देखिए दोनों में है, डी देखिए दोनों में है, आई जे यहाँ नहीं है, के यहाँ नहीं है, यानी सी और डी एलिमेंट्स इसमें समाहित होंगे, अन्य सभी एलिमेंट्स को हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आ गया ये ए इंटरसेक्शन बराबर सी डी, ये आंसर आ गया हमारा। ये सेट एक था, सेट बी था, और इनका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो चीज़ दोनों में मौजूद है, जो एलिमेंट, उनका एक सेट बना देंगे, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब देखिए इसको हम वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं, जैसे हमने यूनियन को देखा था तो इंटरसेक्शन को भी देख लेते हैं। जैसे अगर कोई है हमारे पास, ये ए है और ये है बी, ठीक, ए और बी है, तो इंटरसेक्शन इसका, सेट ए है सेट बी है, तो इनका इंटरसेक्शन कुछ यूं बनेगा, ये तो ए है ये तो बी है, और ये जो है दोनों में कॉमन है ना, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। और इसको संख्या से भी हम निरूपित कर दें, अगर इतना बनाकर आप नोट कर लीजिए एज इट इज, उसके बाद हम अभी लिख लेते हैं, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ए है ना, ए में क्या क्या चीजें हैं, इसको हम नया बना देते हैं, यहाँ पर एक नया फिगर बना देते हैं, ड्रा कर देते हैं। जैसे हमारे पास था ए में था क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी में क्या था, आई जे सी डी के, ठीक। अब इनका इंटरसेक्शन अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरह से आप बनाइए, जो चीज़ें कॉमन है वो यहाँ बीच में लिखेंगे, ठीक है, यानी सी और डी यहाँ लिखेंगे, और बाकी जो इसमें बच गए यानी ए और बी बचे हैं तो यहाँ लिखेंगे, और इसमें जो बचे हैं यानी आई जे और के जो बचे हैं यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल ए, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल बी, और ये जो हमारा है इसके लिए हम इसका नाम देंगे ए इंटरसेक्शन बी। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट कीजिए, मैं देखता हूँ कौन है। तो दोस्तों इस तरह से आपने सीखा यूनियन और इंटरसेक्शन और उनका ग्राफिकल या वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब जैसा कि हमने अभी आपको यूनियन के कुछ गुण धर्मों को बताया था, कुछ कंडीशन को बताया था, वैसे ही इसके भी इंटरसेक्शन के भी कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। अब इंटरसेक्शन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्या चीज़ है, ठीक। तो अब उसके कुछ गुणधर्म हैं, वो आपको देखना है।
आइए दिखाते हैं। पहला जो क्रम विनिमय नियम है वो इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है। जैसे अगर ए इंटरसेक्शन बी है, ये बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। यानी अगर कोई भी आपके पास सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है और दोनों में एक कॉमन है, तो ए और बी का कॉमन जो होगा वो बी और ए का कॉमन होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, मुझे नहीं लगता इसको एग्जाम्पल के साथ बताने की आवश्यकता है। और दूसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को भी फॉलो करता है। जैसे अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तब ये बराबर इंटरसेक्शन, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको शायद एक बार हम देख लेते हैं। ठीक, इसको देखिए कैसे हम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ए है, यहाँ पर देखिए ए में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं 2 3, सी में कुछ एलिमेंट्स हैं 3 2 4। ठीक दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी में देखिए क्या है, बी और सी में कॉमन क्या है, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और सॉरी 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, यानी 2 और 3 कॉमन हो रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो नया हमारा समुच्चय बनेगा, देखिए बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आ गया, जो नया समुच्चय बनेगा 2 और 3, 2 और 3 आ गया। और अब ए का इसके साथ बनाना है, ये जो नया सेट है इसके साथ हमें ए का लेना है, यानी ए बराबर 1 2 है। अब हम 1 2 में देखेंगे, सेट ए के एलिमेंट को देखेंगे और ए बी मतलब जो बी और सी का जो हमारा इंटरसेक्शन है, बी और सी का इंटरसेक्शन, उसके एलिमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। यानी अब ए और इसका मान क्या आ गया, एलिमेंट में सिर्फ 2 आया। ये किसका मान आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी में क्या था, 2 और 3 थे, और ए में 1 और 2 था, और दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो ये इसका मान 2 आया। अब दूसरे तरफ चलते हैं। दूसरे तरफ पे सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी पता करना है। तो देखिए ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में देखिए 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का मान लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे 2। ठीक, अब इसका हमें इंटरसेक्शन सी के साथ करना है। अब इसमें और सी में क्या कॉमन है, सी में 3 2 4 है, लेकिन 2 ही है जो इससे मैच हो रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो भी आएगी क्या, उसमें भी एलिमेंट 2 ही आएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए। तो इस तरह से ये जो है, एक तो क्रम विनिमय नियम को फॉलो किया, दूसरा साहचर्य नियम को भी फॉलो किया। अब देखते हैं इसका रिक्त समुच्चय के साथ करवा करके कि उसके साथ कैसा इसका वो रहता है। ठीक, तो 2 नियम आप ये ऊपर वाले नोट कर लीजिए। और तीसरा नियम है, अगर कोई सेट है ए और कोई रिक्त समुच्चय है, उसके साथ इंटरसेक्शन करना है, रिक्त समुच्चय को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए सेट ए इंटरसेक्शन फाई, ये बराबर हो गया फाई। यानी किसी समुच्चय और किसी रिक्त समुच्चय का कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्यों, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई ए सेट है, इस सेट में कम से कम तो कुछ एलिमेंट होंगे, 1 2 3 कुछ भी होंगे। और फाई में क्या होगा,
फाइव में कितने एलिमेंट है? फाइव में तो कोई एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या इसमें एक है, दो है या तीन है? इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें खाली जगह है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें खाली जगह है। चूंकि एवरी, देखिए जो रिक्त समुच्चय है, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट्स, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट्स, सो इसलिए जो है इन दोनों का जो कॉमन होगा फाइव होगा। अगर आप सबसेट की बात करें, अगर सबसेट का मैटर आ जाए, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, और अगर बी बराबर है ए ई आई ओ यू और ए बराबर है ओ आई यू, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो अगर हम कहें ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर क्या होगा? तो ये बराबर देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन देखिए आई कॉमन है, यू कॉमन है, ओ कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हुआ? आई ओ यू, मतलब ये और ये बराबर क्या हो गया? ये वही ए के बराबर ही तो आया, इसमें ए के ही एलिमेंट तो हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो हमारा बी है, सॉरी यहाँ पे बी, जो हमारा बी है, बी इसका उप समुच्चय है, इसीलिए चूंकि फाइव ए का उप समुच्चय है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, यानी फाइव के एलिमेंट्स ही आएंगे, जो कि एम्प्टी सेट है। चलिए आगे, इसी तरह से एक छोटा सा और है, दो इंटरसेक्शन का यूनियन। एक कंडीशन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, इसको मैं नोट करता हूँ, उसको वितरण नियम कहते हैं। आप किताब में देखिएगा, जैसे अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी है, ये बराबर होगा, करें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, और सभी को हम वेन डायग्राम से भी दिखाएंगे भी। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हमको प्रूफ करने के लिए इनको मानना पड़ेगा। जैसे हम ए को ले रहे हैं 3 6 8 7, बी को ले रहे हैं 6 7 10 12, 10 12, ठीक। और ये भी हो गया, और सी को ले रहे हैं 6 7 8 10 13 15, ये। अब हमें क्या करना है? हमें अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन से निकालना, तो सबसे पहले हमें बी यूनियन सी सेट पता होना चाहिए, तो बी यूनियन सी हम फाइंड करेंगे। तो बी यूनियन सी क्या होगा? देखिए बी यूनियन सी बराबर, इन दोनों को संयुक्त करके लिखेंगे, तो संयुक्त करेंगे यहाँ पे देखिए 6 7 8 10 12 13 15, इसके एलिमेंट्स हो गए, है कि नहीं? देखिए 6 इसमें भी है, अच्छा यहाँ पर देखिए यूनियन लिखना है, तो इन दोनों को मिला के लिखना है, मिला के लिखेंगे, वो चीज़ों को नहीं लिखेंगे जो रिपीट हो रही हैं, ठीक।
तो इसको हमने इस तरह ए यूनियन सी का मान निकाल लिया। आई होप कि यूनियन वाला मान आप भी निकालना जानते होंगे। अब इंटरसेक्शन ए से, इसका इंटरसेक्शन कराना है ए से कराना है इस पूरे का, यानी ए और बी यूनियन सी, मतलब इस एलिमेंट में, इनके एलिमेंट्स में और ए के एलिमेंट्स में कॉमन क्या है उनको लिखना है। तो वो जो होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बराबर होगा इन दोनों का कॉमन, इन दोनों में जो मौजूद है, दोनों में जो मौजूद है। तो देखिए क्या क्या मौजूद है, ऐसे देखिए 6 मौजूद है, 6 मौजूद है, 8 मौजूद है, 8 मौजूद है, 7 मौजूद है, 7 मौजूद है, 3 मौजूद है, कहीं यहाँ नहीं है, 10 12 13 15 में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो यानी इसका जो समुच्चय बन गया यहाँ 6 7 8, ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 6 7 8, इसका एक सेट आ गया 6 7 8। ठीक है दोस्तों, अब इधर वाला अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये भी 6 7 8 आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देखिए पहले हमें ए यूनियन बी यहाँ पे फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का एक सेट आएगा, यहाँ पर पूरा सेट ही लिख लेते हैं। तो ए यूनियन बी यानी इन दोनों को मिला के लिखना है, तो इन दोनों एलिमेंट को मिला के लिख लीजिए। यहाँ देखिए क्या है, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों का कॉमन लिखना है। ठीक है, इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 देखिए यहाँ पर है, 6 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी है, और कोई चीज़ कॉमन 10 12 यहाँ नहीं है, और 8 और 3 यहाँ नहीं है। तो यानी 6 और 7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 6 और 7। अब इनका यूनियन करना है, यूनियन किसके साथ करना है, ए इंटरसेक्शन सी से। तो ए इंटरसेक्शन सी का मान पहले ज्ञात कर लीजिए। देखिए ए इंटरसेक्शन सी का मान क्या आएगा, ए है सी है, और ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए यानी कॉमन क्या होगा इन दोनों का, ए और सी का। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, और कोई चीज़ 10 13 15 इसमें नहीं है, और 3 जो यहाँ पे बच रहा है वो इसमें कहीं नहीं है। तो यानी कॉमन क्या आ रहा है, 6 7 8, 6 7 8। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6 7 8। अब ये बराबर, देखिए यहाँ पर है 6 और 7, और यहाँ पे 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन हमें लिखना है। यूनियन क्या हो जाएगा इन दोनों का, 6 7 8। देखिए 6 7 यहाँ 2 बार आ रहा है, मतलब यहाँ भी है, और कोई भी चीज़ हम रिपीट करके लिखते नहीं है। ठीक है, तो 6 7 8। तो अब देखिए हम एक बार हल कर रहे थे, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के गए थे, और हमने यहाँ पर वैल्यू ऐसे निकाला था, तो ये 6 7 8 आ गया था। यहाँ पर देखिए आया हुआ है, और वही चीज़ हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो वही चीज़ आ गई। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये जो हमारा फार्मूला है ये सही है। तो प्रूफ हो गया कि हमारा ये फार्मूला सही है, और इस फार्मूले को आप याद रखिए, हमेशा काम आएगा। याद क्या रखना है आपको, अब मैं एग्जाम्पल्स मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको याद रखना ये रखना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये 1 2 3 4 इसके गुणधर्म है सर्वनिष्ठ के या इंटरसेक्शन के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो वेन डायग्राम पर आधारित हो। ठीक है, उसको करते हैं। आप नोट कीजिए। इसके बाद के समुच्चयों का अंतर भी एक जो है टॉपिक है, लेकिन पहले जहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है, जहाँ तक हमने पढ़ा है पहले उसके कुछ वेन डायग्राम को भी समझने के लिए बना लेते हैं। किताबों में भी दी हुई हैं, तो देखिए इसको पहले हम मिटा दें। नोट कर लीजिए, आप वीडियो को रोक करके आप नोट कर लिए करें। मैं एक बार हट जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर लें। और अगर जब मैं ब्लैक बोर्ड इरेज कर रहा होता हूँ, अगर समय आपको लगता है वेस्ट हो रहा है, तो आप 10 सेकंड के लिए ऐसे स्किप कर दिया करें। डबल क्लिक करेंगे, स्किप हो जाया करेगा।
क्योंकि कैमरे को फिर रोक करके फिर इसको आके क्लीन करके फिर कैमरा ऑन करना थोड़ा अजीब मुझे लगता है। इसलिए मैं किताबें हैं जैसे सामने है, कुछ चीज़ें किताब में मुझे देखनी है, अब वो मेरे पास सुविधा तो नहीं है कि यहाँ डायरेक्ट प्रश्न आ जाए या टॉपिक का नाम आ जाए कि हाँ इसके बाद यही पढ़ाना है। ठीक है, तो किताबों से सही भी रहता है। और आई होप कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्लास 12th की NCERT लेकर के 11th की NCERT में यहाँ कैमरे के पास कर दे रहा हूँ, ये बुक आप लेकर के बैठिए। और इससे जो है जब भी मैं कोई क्वेश्चन करवाऊँगा तो इससे भी रिलेटेड होगा, मान लो इससे अलग भी क्वेश्चन होगा तो आपको समझ में आएगा। और टॉपिक का क्रम आपको निर्धारित रहेगा, पता रहेगा। कोई चीज़ पढ़नी रहेगी तो आप उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। चलिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं बता दूं, जैसे अगर 3 सेट हैं, जैसे कि हमने आपको A यूनियन B का रिप्रेजेंटेशन दिखाई दिया था और A इंटरसेक्शन B का भी रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम वाला दिखा ही दिया था। ठीक है, और इसको एक दूसरे रूप में भी लिखते हैं वेन डायग्राम को, जैसे उसमें सारे एलिमेंट्स को भी निरूपित कर देते हैं वेन डायग्राम में। ठीक है, तो जैसे कोई भी मैं दिखा दूं, पहले शुरू से अब आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल वेन डायग्राम है, अब इसको विस्तार में देखेंगे डायग्राम, क्योंकि अब कंसेप्ट की ज़्यादा चीज़ें रही नहीं है, सिर्फ डिफरेंस आपको सीखना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सेट है A बराबर B बराबर और यूनिवर्सल सेट है कुछ। यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए ऑल द रियल नंबर्स कह दिया गया। ठीक है, ऑल द रियल नंबर्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इतना सारा तो हम शो नहीं कर पाएंगे डायग्राम में। कुछ हम नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे A से लेकर के ABCD सो ऑन Z तक है। सपोज दैट ये Z तक है। ठीक है, अब A में क्या है, A में मान लीजिए है ACE है, ये सेट A में इतनी सारी मैटर, और सेट B में है BFL, ये है। तो अब इसका वेन डायग्राम में दिखाना अगर, तो हम कैसे दिखाएंगे, देखिए जो हमारा ये हमारा यूनियन है, यू में सभी हैं। अगर हमारे पास कोई सेट नहीं है तो हम ABCD जो है Z तक यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, कहीं ABCD ऐसे करके कहीं भी, ठीक है, लिख देंगे। लेकिन चूंकि A का भी मैटर है और B का भी मैटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक A के लिए बना दे रहे हैं, इस A को यहाँ पर हम बना दें, इसमें सारे इसके एलिमेंट को ACE लिख दे रहे हैं, और B के एलिमेंट को लिए यहाँ पर हमने B बना दिया, B का ग्राफ यहाँ पर BFL ये लिख दिया। अब दोस्तों, इनके अलावे जो बचे हुए हैं उनको हम यहाँ पर U वाले में लिख देंगे। हालांकि U वाला तो पूरा है, ठीक है, तो यानी A हो गया, B हो गया, C हो गया, D नहीं हुआ ना, तो D यहाँ पर लिख दीजिए D, E हो गया, ABCDE, F हो गया, F के बाद G आता है, GHIJKL तो हो गया, L के बाद MNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है दोस्तों, ये है आपका वेन डायग्राम। इसी तरह से ये अंक अगर दिए हैं तो अंकों का भी इसी तरह से वितरण करेंगे। ठीक है, और समय समय पर, जैसे चूंकि A और B में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ है, दर्शाया हुआ है। मान लीजिए A और B में कोई चीज़ कॉमन होता, ठीक है, तो हम उनको कैसे बनाते, इस तरह से बनाते, और जो चीज़ कॉमन होती है उसको यहाँ पे लिख देते। इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन वाला मैटर यहाँ पर आ जाता। ठीक है, सपोज दैट, ये आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अब दूसरा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
दूसरा एग्जांपल लेने के लिए हम इसी में थोड़ी सी चेंजिंग कर दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे ये सी यहाँ पर है, तो सपोज दैट सी यहाँ पर भी है, एक एलिमेंट इसमें बढ़ा देते हैं सी। ठीक, अगर कुछ ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ये जो बी वाला हमारा है मैटर, ठीक है, क्यू आर को मान लीजिए यहाँ कहीं लिखा हुआ है। अब सी को कुछ ऐसा इसको पास लाएंगे, तो पास लाने के लिए हम ऐसे बना दे रहे हैं, इस तरह से सी को यहाँ लिख देंगे बस, क्योंकि सी इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। बी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बन गया, इंटरसेक्शन में इसको दर्शा देंगे। अब सी किस में कॉमन हो गया, सी यू में भी है, ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, अगर ए की बात करें तो ए किस में यू में है और ए में है। बी किस में है, यू में है और बी में है, ए में नहीं है। तो इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो आपको वेन डायग्राम का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको आप नोट कीजिए और समझिए, और बढ़ते हैं इसके आगे। कुछ खास जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं उनको कैसे वेन डायग्राम पे दिखाते हैं, थोड़ा सा उसका कुछ देख लें। तो जैसे अगर तीन जो है समुच्चय हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, ए बी सी तीन चीज़ें दी हुई हैं। अगर तीनों का आपस में कोई ऐसा रिलेशन है, तो रिलेशन जैसे हमारे पास है एक कि यहाँ पर दिया हुआ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का क्या मतलब होगा, यहाँ पर बी का यूनियन सी करेंगे तो, लेकिन ए का इसमें आने का कोई मतलब नहीं होता। बी यूनियन सी अगर है, यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग है इसलिए गलत इन्होंने बनाया हुआ। अच्छा, ए यूनियन बी बनाया हुआ, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी बनाया हुआ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें बी ऐड किया हुआ है, सी को भी, इसमें सी का भी तो एक पॉइंट शामिल है। पहला ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन सी था, इसे 5 बार इस बात से देख सकते हैं। ए बी यूनियन सी तो करेंगे, इसमें ए क्यों आ रहा है बीच में, ए का भी तो कुछ पॉइंट है, ए इंटरसेक्शन बी है। इसमें मुझे कुछ डाउट है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो खास बातें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे अगर कोई सेट है, ए है, बी है और सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो पार्ट ये है, इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसको बोलेंगे क्या, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अगर ए यूनियन बी कहेंगे, अगर ए यूनियन बी अगर बताना है, ए और बी है, ठीक है, इन सब का सम्मिलन कर देंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी करना होगा तो इनका कॉमन कर लेंगे। और एक कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन इन्होंने किया किससे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से। ये देखिए यहाँ समझने की बात है, अगर ए यूनियन बी करें, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, यानी अगर कोई है हमारे पास, ए है और ये बी है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये आ गया। और ये जो मैटर है इसका यूनियन करना ए इंटरसेक्शन सी से, ये ए है, ये बी है,
और एक एक दूसरा पॉइंट है सी। अब सी कहाँ पर है? सी कुछ ऐसे बनेगा, मान लेते हैं सी ये है, तो ए सी का इंटरसेक्शन ये है। लेकिन कह रहे हैं कि इन दोनों का यूनियन होना चाहिए। तो इन दोनों का यूनियन कैसे बनेगा? इन दोनों का यूनियन बनाने के लिए हम अगर सी को कुछ ऐसे बनाएं, सी को कुछ ऐसे बनाएं तो सी, अब हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी था और ए इंटरसेक्शन सी था, इन दोनों का यूनियन देखिए एक साथ दिख गया कि नहीं दिख गया? एक साथ कलर हो गया। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। ये पूरा चीज शो होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। जब रीजनिंग, इसका सबसे बड़ा उपयोग मैथ में तो कम है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा। रीजनिंग में इस टाइप की चीज़ें का प्रयोग करते हैं, वेन डायग्राम का प्रयोग करते हैं। तो समुच्चय सिद्धांत में तो इतना, आई थिंक इतना बहुत है। और जो भी जरूरी चीज़ें आएंगी, अगर कोई प्रश्न सॉल्व करते समय इससे संबंधित बताने के लिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है, अभी दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2-3 टॉपिक हैं, तो एक मिनट देख लेता हूँ। कुछ व्यवहारिक प्रश्न है, वो तो अलग से मैं देख लूँगा। और कंप्लीमेंट ऑफ सेट है, वो बता देता हूँ। और समुच्चयों के अंतर को बता देता हूँ, ठीक है। दो समुच्चयों का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। और समुच्चयों का अंतर, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे कोई समुच्चय है ए, 1 2 3 4, कोई समुच्चय है बी, ये बराबर है 2 और 3। इसके डिफरेंस को कैसे लिखेंगे? ए डिफरेंस बी। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे, ए माइनस बी नहीं पढ़ेंगे, ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे। और इसका जो वैल्यू आएगा, मतलब ए के वैल्यू में से इस वैल्यू को हम हटा देंगे, जो वैल्यू बचेगा वही ए डिफरेंस बी आएगा। तो नहीं, 1 और 4, ये इसका मान आ गया। और अगर इसी को वेन डायग्राम से हम दिखाना चाहें, तो वेन डायग्राम में क्या होता है, जैसे ये था ए में था 1 था, 2 था, 3 था, ठीक है, 4 था। और ये था बी में क्या था, 2 और 3 था, बी ए। दोनों में एक चीज कॉमन थी, हमें ए माइनस बी को शो करना है। तो ए माइनस बी हमारा क्या आया, यही तो आया। लेकिन हमने चूंकि ए में से माइनस कर दिया, हमने माइनस किसको किया, इसको किया, इस वाले पार्ट को किया, 2 3। तो हम इसको कलर कर देंगे, ए माइनस बी कर दिया। तो ये वाला जो हम शो कर रहे हैं इसको, यानी 1 और 4 हमारा आंसर आया ना, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये कलर हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए, अगर ये ए है और ये बी है, ए में से हमने बी को माइनस कर, मतलब कि ए में से बी को घटा दिया, मतलब ए का कुछ पार्ट हमने कम कर दिया। तो एक पास बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा। जो पार्ट बचता है उसको हम हाईलाइट करते हैं, इस तरह से कलर कर देते हैं। यानी जो ए डिफरेंस बी है वो ये है, ये कलर्ड वाला पार्ट ए डिफरेंस बी है। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट ए था, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट बी था, ठीक है।
तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और देखता हूँ, अगर ए माइनस बी है और दूसरा है बी माइनस ए है, और उसका इंटरसेक्शन दिखाना है। अगर एक है ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी क्या हो गया, ए माइनस बी कुछ ऐसे बना ना ये, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी ये था, इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट था, और इनका क्या दिखाना है, इनका इंटरसेक्शन दिखाना है, यानी इसका और इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए का इंटरसेक्शन दिखाना है। ए माइनस बी ये है, अगर सपोज दैट, अगर खत्म हो रही स्याही भी, देखिए चित्र से समझिए, देखिए अगर a माइनस बी ये है तो b माइनस ए क्या होगा, अगर b में से a को घटा ले, ये इतना पूरा हटा दें तो बचेगा ये वाला पार्ट ना, और इन्हीं दोनों का कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन लेना है। तो भाई a माइनस बी और b माइनस ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, तो इनका इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, मतलब कि ये ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, बी माइनस ए का मान ये है, ए माइनस बी का मान ये है। अब आप इस क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको करके देख सकते हैं। जैसे इसमें से अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 5 बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, और 5 और इसका इंटरसेक्शन क्या करेंगे, तो रिक्त समुच्चय आएगा। तो वही रिक्त समुच्चय तो आ रहा है, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, दोनों में नहीं बचा, तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। ठीक, चलिए आगे देखता हूँ। एक कंपोनेंट ऑफ द सेट, ठीक है, सॉरी कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक क्या होता है, देखिए बहुत ही इजी है समुच्चय का पूरक। इसी समुच्चय को लेते हैं और इसी का कंप्लीमेंट, समुच्चय का पूरक। समुच्चय के पूरक को, जैसे अगर कोई समुच्चय ए है तो इसको ए डैश से निरूपित करते हैं, ए डैश से, और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी समुच्चय है इसका एक यूनिवर्सल सेट होता है ना। तो जैसे अगर कोई सेट है यू और इसमें कोई सेट है ए एक सेट है, इसके अंदर है, तो इसका जो ए का पूरक होगा, यू में जो यू को माइनस कर, ए को माइनस करने के बाद जो चीजें बचेंगी वो ये जो है, ये बाहर जो बचा है वो ए डैश है, यानी इसका पूरक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर u का मान है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, और a का मान है ये, a का मान अगर ये है तो a डैश का मान क्या होगा, जो चीज़ें यहाँ पे बची हुई हैं इसके अलावा, तो 5 6 7, यहाँ पर क्या आ गई 5 6 7, ये क्या हो गई ए डैश का मान, यानी ए का पूरक होगा ये, और इसका पूरक क्या होगा 6 7, 5 6 7 का पूरक क्या होगा, इसका पूरक होगा ए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ए डैश का पूरक ए है और ए का पूरक है ए डैश। कंसेप्ट बस इतना सा है। तो
कैसा लगा ये क्लास हमें ज़रूर बताएं, और कोई भी आपको दुविधा हो, कोई समस्या हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मैं समझता हूँ एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी था। और इसमें कोई खास है नहीं, केवल जो है केवल और केवल इसमें जो है प्रैक्टिस करना है आपको। और मैं समझता हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे और इसमें जो प्रश्नावलियाँ हैं इनको आप लगाइए, ठीक है। बाकी आगे हम कुछ प्रश्नों को लेंगे जो टीजीटी में आए हुए हैं, और कुछ इस बुक से भी हम कुछ प्रश्नों को लेंगे जो आपको इसके कंसेप्ट को और डीप में समझने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार, और इसी तरह से आप तैयारी करते रहें और एक एक कंसेप्ट को सीखते रहें। अगर कहीं भी कोई भी टॉपिक आपको समझने में दिक्कत आई हो या अभी तक समझ में ना आया हो तो आप हमसे बताएंगे, हम उसको दोबारा से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज समुच्चय सिद्धांत के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, और वो आज ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है। लेकिन अभी नहीं, अभी हम एक दो सेशन और चलाएंगे जिसमें हम कुछ अच्छे प्रश्न लेंगे जो इसके कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझने में आपकी हेल्प करेगा। वैसे तो मैंने जिस तरह से आपको बताया है हर चीज़ का एक एग्जाम्पल ले लेकर के बताया, लेकिन फिर भी जो किताबों में जिस स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल आते हैं और जो टीजीटी में जिस तरह के आते हैं जो प्रश्न, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।